हेलो स्टूडेंट, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी पर। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक टाइमलाइन के द्वारा मैं इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। लोक प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश मीडियम। यूपीएससी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कई बार पूछा गया और स्टेट लेवल में भी पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ लोक प्रशासन के ऐतिहासिक यात्रा में पार्टिसिपेट करना है। जो हिस्टोरिकल 1887 से लेकर टिल टुडे आज तक जो लोक प्रशासन के विकास के क्रम में विभिन्न घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं का हमें आज विश्लेषण करना है। और यूपीएससी द्वारा जो तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कुछ प्रश्नों का मैं उदाहरण भी दे दूं यहाँ पे कि लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र सदा विस्तारशील है, या लोक प्रशासन के विकास, इंग्लिश मीडियम, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटिन्यूअस एक्सपेंसिव। दूसरा, लोक प्रशासन के विकास का 21वीं शताब्दी के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। तो मैंने आपको पीछे इशारा किया था 21st सेंचुरी में 1919 का जो डिकेड है एलपीजी का कंसेप्ट, उसी के बाद का जो कंसेप्ट है उस पर एम्फसाइज करा रहे हैं आप इस प्रश्न से, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। और सिंपल एवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तमाम बार पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये सब टॉपिक। काफ़ी डिटेल मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। देखिए, एज ए डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने पीछे आपको बताया था कि लोक प्रशासन का जन्म 1887 में हुआ। द क्रेडिट इज गोइंग टू मिस्टर वुडरो विल्सन। विल्सन की एक रचना आई थी, एक आर्टिकल था 1887 में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उस रचना में विल्सन ने यह डिक्टेट किया था कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टफ, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इजी बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज टफ। दो शब्द है, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इजी, मतलब संविधान का फ्रेमिंग करना, मतलब नीतियों का निर्माण करना। अगर देखा जाए तो भाई कोई चीज़ आप बनाते हैं तो वो मेकिंग वाला पार्ट हो गया। इसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम बैकग्राउंड में लेके आते हैं तो पॉलिसी मेकिंग इजी है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन टफ है। तो विल्सन का मानना था कि राजनीति और प्रशासन को स्ट्रक्चरल लेवल पे, बेसिक, आज मैं आपको बता रहा हूं बेसिक चीज, स्ट्रक्चरल या डिपार्टमेंटल लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से बाइफरकेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, डायकॉटमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। लोक प्रशासन का अलगाव कहां से? राजनीति विज्ञान से। और इनके ही प्रयासों से 1887 में, हालांकि उसके पीछे मैंने जब आपको बताया था इंटरव्यू का प्रश्न कि लोक प्रशासन का जन्म कैसे हुआ, एक ऐतिहासिक चीज़ें बताई थी और भी कई कारण रहे हैं जो कि यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए। तो एक क्रेडिट गया किसको? मिस्टर वुडरो विल्सन को, और इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। लेकिन अमेरिकी अधिकांश विद्वानों ने फ्रैंक गुडनो को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दी है। क्यों? गुडनो ने कंसेप्चुअल या फंक्शनल, अवधारणात्मक या कार्यात्मक स्तर पर राजनीति और प्रशासन का बाइफर्केशन किया। देखिए इनकी रचना, इनका आर्टिकल देखिए, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1900 में पब्लिश हुआ था। और इस रचना में गुडनो ने क्लियर कट डिफाइन किया कि पॉलिटिक्स टू मेक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूट वन,
राजनीति का कार्य नीतियों का निर्माण है और प्रशासन का कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को फंक्शनल लेवल पे, कंसेप्चुअल लेवल पे इन्हें बाइफरकेट कर दिया जाए। क्रेडिट तो चला गया वुडरो विल्सन को, लेकिन इनका योगदान कंसेप्चुअल या फंक्शनल लेवल पे कि राजनीति जो पॉलिटिकल एजेंसी है वो पॉलिसी बनाए और जो ब्यूरोक्रेसी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो उसको एग्जीक्यूट करे। तो वास्तव में इसीलिए अमेरिका के अधिकांश स्कॉलर्स फ्रैंक गुडनो को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पहले ही चरण में जो 1887 से, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था कि लोक प्रशासन का जो विकास है मैंने इसको 7 स्टेज में डिफाइन किया है टाइमलाइन में। अब बुक्स में आपको कहीं 5 मिल रहा है, कहीं 6 मिल रहा है, नो इशू। मैं जब कंप्लीट कर लूँगा तो मैं इसका एक क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन दूंगा। फर्स्ट स्टेज मैंने बताया था 1887 टू 1926, जिसमें मैंने बताया वुडरो विल्सन की रचना आई द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में। और इस रचना में विल्सन ने कहा कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इजी बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज टफ। यहाँ पे क्रेडिट मिला वुडरो विल्सन को कि लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति विज्ञान से अलग हुआ। गुडनो की रचना आई पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या कहा गया कि जो पॉलिटिकल एजेंसी है वो पॉलिसी बनाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये कंसेप्चुअल या फंक्शनल लेवल पे इन्होंने बाइफर्केशन किया। इसी चरण में 1926 में एल.डी. वाइट जो लोक प्रशासन के विद्वान थे, इन्होंने फर्स्ट सिलेबी बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश किया जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाम से स्पष्ट है, इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि लोक प्रशासन का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव अ गोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, वही जो पीछे बताया गया, कार्य कुशलता और मितव्ययिता, इफिशियंसी एंड इकोनॉमी। तो अगर हम कंक्लूड करें तो इस फर्स्ट स्टेज में जो 1887 से 1926 तक है, यहाँ पे 3 चीजें आपको दिख रही हैं। लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से अलगाव, बाइफर्केशन और डाइकोटमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। सेकेंड इवेंट दिख रहा है कि लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म, और तीसरा इवेंट दिख रहा है लोक प्रशासन का उद्देश्य कार्य कुशलता एवं मितव्ययिता। तो आप एक चार्ट बना के समरी कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में 3 आधारभूत विशेषताएं, सलाइन फीचर है फर्स्ट स्टेज के। आप साइड में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अक्सर मैं क्लास में नोट्स में देता हूं। आइए देखते हैं उसके बाद जब लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अलग हुआ, आगे क्या घटनाक्रम है, कौन से इवेंट्स है। यहां पे देखेंगे कि इवेंट्स मैं बार बार कह रहा हूं। सेकेंड स्टेज 1927 टू 1937, लोक प्रशासन के विद्वानों का यह प्रयास होना चाहिए। एक बहुत ही लॉजिकल बात है कि एक बहुत बड़े डिसिप्लिन से आप अलग हो रहे हो, आपका भी कहीं न कहीं डिसिप्लिन लेवल पे आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब सेकेंड स्टेज में देखिए जितने स्कॉलर्स आ रहे हैं वो क्या प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त हो। सब लॉजिकल है, ये सब चीजें समझने की हैं। और इसी सेकेंड स्टेज में जो पहली रचना आती है, बुक्स आता है, आर्टिकल आता है मिस्टर W.F. बिलोवी, और ये रचना का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक नाम से देखिए, हिंदी मीडियम, लोक प्रशासन के सिद्धांत, अर्थात ये क्या कहते हैं कि हम सिद्धांतों की बात करते हैं। बिलोवी का क्या कहना था कि लोक प्रशासन के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिनका सिद्धांत है, विज्ञान है, सार्वभौमिक प्रयोग हो सकता है। ये तो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि विज्ञान, सिद्धांत, सार्वभौमिक प्रयोग। देखिए कितनी अच्छी सोच थी कि जब हम विज्ञान कहेंगे तो सिद्धांत, और सिद्धांत कहेंगे तो विज्ञान, और फिर इनको क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, ये क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल, या इनको अब सार्वभौमिक, इनकी वैलिडिटी हो जाएगी, रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, मान्यता प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस चरण में आगे देखिए जितने विद्वान हैं, हेनरी फ्योल, इन्होंने भी सिद्धांत दिया, कई बार मैंने पीछे बताया।
पोकाक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन सो, गुलिक उर्बिक पोस्टकार का सिद्धांत, मूने एवं रैले लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन समन्वय का सिद्धांत, फॉलेट लॉ ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत। मतलब इस स्टेज में जितने भी स्कॉलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबका एम्फेसिस क्या है, लोक प्रशासन को कैसे विज्ञान बनाया जाए। लोक प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, इनका यही क्लेम था, दावा था कि इनका सार्वभौमिक प्रयोग किया सकता है। इसलिए इस स्टेज को नाम दिया गया द गोल्डन इरा प्रिंसिपल, सिद्धांतों का सहयोग। और इस स्टेज को रॉबर्ट टी गुलामबिस्की ने डिफाइन किया कि चूंकि सिद्धांत है तो मैनेजरियल अप्रोच है, तो गुलामबिस्की का मानना है कि इस स्टेज में प्रबंधन की मूल संरचना जेनरिक मैनेजमेंट पर बल दिया गया। अब देखिए साहब, अलग हुए, एक अलग डिसिप्लिन के रूप में अपनी मान्यता इन्होंने स्थापित करने का भी मान्यता भी प्राप्त हुआ या नहीं, तो आगे हम देखेंगे। स्थापित करने का प्रयास किया कि नहीं, तो अब देखते हैं क्या लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। तो यहां थर्ड स्टेज में हम देखेंगे जो 1938 से 1947 पहली रचना आती है चेस्टर बर्नार्ड, ये व्यवस्थावादी चिंतक हैं, सिस्टम अप्रोच। हालांकि सिस्टम अप्रोच के बारे में हम चर्चा करेंगे, डेविड स्टन और तमाम विद्वानों का योगदान है, लेकिन उसी डेविड स्टन के मॉडल को आधार बनाकर इन्होंने सिस्टम अप्रोच डेवलप किया था। और इनकी रचना का नाम है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का कार्य। और मजेदार बात देखिए, जिस सिद्धांतों को सेकेंड स्टेज में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा था, बहुत फोकस किया जा रहा था, इन्होंने अपनी रचना में सिद्धांतों की कहीं कोई चर्चा नहीं की, केवल बताया कि कार्यपालिका का कार्य क्या है। बर्नार्ड का कहना था कार्यपालिका का कार्य संगठन को बनाए रखना, टू मेंटेन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब चुनौतियां मिल रही है लोक प्रशासन को, होता है भाई, कैसे? आगे देखिए एक और विद्वान है वाल्डो एवं एफएम मार्क्स। इन्होंने कहा कि जो लोक प्रशासन का उद्देश्य कार्य कुशलता और मितव्ययिता बताया गया वह संकीर्णता पर आधारित है। मतलब सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। नैरोनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाइट वाल्डो और एफएम मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स नहीं है, ये फॉस्टीन एम मार्क्स हैं, बताएंगे इनके बारे में कभी। तो ये यहाँ पे चुनौतियां मिलने लगी। और आगे चलकर हर्बर्ट साइमन आते हैं, व्यवहारवादी चिंतक। देखिए अब सिलेबस भी आप और परिचित होते जा रहे हैं और आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, इनकी एक रचना आती है 1947 में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। लेकिन उसके पहले एक 1946 में लिखते हैं द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की कहावत या मुहावरे। मतलब इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो प्रोवर्ब्स हैं, वो मुहावरे हैं, वो कहावत हैं, लोकोक्तियां हैं। मतलब कोई उसका बेसिस नहीं है। ये क्या हो रहा है, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और लास्ट में रॉबर्ट डहल ने 1948 में कहा 3 challenges मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज साइंस। विज्ञान बनने में लोक प्रशासन के सामने 3 बाधा है। पहला, विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, साइंस इज वैल्यू फ्री। एक्सेप्शन होता है भाई, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। एक्सेप्शन तो जो एब्सोल्यूट साइंस है, एस्ट्रोनॉमी, वहां पे भी होता है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दे आर नॉट एब्सोल्यूट साइंस। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करते रहेंगे। यहाँ पे क्या कहा डाल रहे हैं कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, लोक प्रशासन कभी भी वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता है। लोक प्रशासन एक क्या है, मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बीइंग वेलफेयर, मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या कहा डहल ने, लोक प्रशासन का सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा, व्यक्तियों के जो व्यवहार होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं।
आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैं इस चैनल के माध्यम से समझ पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं, या कोई नहीं एक दूसरे को समझ पाएगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार, इंडिविजुअल बिहेवियर, ये क्या होता है, यह अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये 3 कॉज बताए किसने? रॉबर्ट डहल ने। कहा कि जब तक ये 3 समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक लोक प्रशासन विज्ञान नहीं होगा। अर्थात जो बड़े बड़े दावे किए गए थे सेकेंड स्टेज में, बिलोबी, गुलिक, ओरविक, मोने, रेले, फॉलेट, थर्ड स्टेज में उन दावों को क्या किया गया? चुनौती प्रस्तुत किया गया। थीसिस, एंटीथीसिस, तो फिर क्या आएगा? सिंथेसिस। थीसिस सेकेंड स्टेज, एंटीथीसिस आना है, सिंथेसिस। इसीलिए इस थर्ड स्टेज को क्या कहा गया? इरा ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों का काल। थर्ड स्टेज को कहा गया, तृतीय चरण को कहा गया इरा ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों का काल कहा गया। चुनौतियां, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति और जो शास्त्र, डिसिप्लिन चुनौतियों का सामना करते हैं वो महान होते हैं। और कोरोना काल ने तो, इस पैंडेमिक ने तो सबके सामने चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, तो सभी महान हैं। आप भी हैं, इनडायरेक्टली मैं अपनी भी तारीफ कर लूं, मैं भी महान हूं। तो यहां पे देखिए, अब फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है? अब लोक प्रशासन के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ स्टेज, कि साहब कहां अलग हो गए पॉलिटिकल साइंस से एज ए डिसिप्लिन, और अब तो हमारे साइंस का जो दावा हमने किया था विज्ञान का, वो तो खारिज हो रहा है थर्ड स्टेज में। तो फोर्थ स्टेज में इस विषय के सामने जब चैलेंजेस आए तो इस विषय ने क्या किया? चुनौतियों का सामना किया। इसलिए तो ये ग्रेट सब्जेक्ट है। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो तारीफ करूंगा ना, लेकिन वास्तव में बहुत ही ग्रेट सब्जेक्ट है, महान, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ। लोक प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन है, मार्शल डिवान। क्या हुआ इस फोर्थ स्टेज में? फोर्थ स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ गया, व्यापार प्रशासन, और एक नए विज्ञान, एक नए प्रकार का विज्ञान, प्रशासकीय विज्ञान, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस अब इसने क्या किया? फिर अपने को पुनर्स्थापित करने का ये प्रयास कर रहा है। मतलब फोर्थ स्टेज में अब प्रशासकीय विज्ञान का विकास हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पहला मुद्दा। एक प्लेटफॉर्म फिर मिल गया। नहीं, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वानों ने इसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कोरिलेट किया और एक नए डिसिप्लिन के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। अब हम नॉट प्योर साइंस, लोक प्रशासन अब पूर्ण विज्ञान नहीं है, शुद्ध विज्ञान नहीं है, लेकिन अभी भी वो विज्ञान का दावा छोड़ नहीं रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, प्रशासकीय विज्ञान की बात कर रहा है। और इसी स्टेज में अब देखिए नए नए कंसेप्ट आए, जो सब पीछे मैंने बता दिया। विकास प्रशासन आया, इसने कहा नहीं साहब अब तो लोक प्रशासन का जो रोल है या ऑब्जेक्टिव है चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो निश्चित ही इसका रोल अब एक विषय के रूप में क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन होने लगा। और इसी समय CPA, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, तुलनात्मक लोक प्रशासन, कहा गया नहीं साहब विकसित देश और विकासशील देशों का प्रशासनिक अध्ययन किया जाए। बट नेचुरली इसका सब्जेक्ट क्या होगा और अच्छा सा इसका विस्तार होगा। और 1970 के दशक में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन, जिसमें लोक प्रशासन के ऑब्जेक्टिव को, गोल को फिर से डिफाइन किया गया। कहा गया मूल्य उन्मुखता, प्रासंगिकता, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय। तो आप क्या बताना चाहते हैं? आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जो एक बेसिस था, उस पर आगे चलकर, उसी बेसिस पर आगे चलकर लोक प्रशासन फिर एक डिसिप्लिन डायमेंशन, एक सब्जेक्ट के डायमेंशन के रूप में फिर इसका विस्तार या इसकी एक अलग पहचान शुरू हुई। और पंचम चरण में देखिए, फिफ्थ स्टेज 1971 टू 1990। जो पहले चरण में वुडरो विल्सन ने कहा था कि राजनीति और प्रशासन का जो अलगाव है या राजनीति और प्रशासन को अलग किया जाए,
अब पंचम चरण में, फिफ्थ स्टेज में कहा गया कि राजनीति और प्रशासन कभी अलग हो ही नहीं सकता। पीटर ओडेगार्डे कहता है कि ये साइमीज ट्विंस हैं। अब ट्विंस क्या होते हैं, नहीं देखा है, बच्चे आपस में जुड़े होते हैं, नहीं अलग कर सकता डॉक्टर, बड़ा रिस्की होता है। तो इनका यही कहना है पीटर ओडेगार्डे का। साइमन ने भी कहा कि राजनीति और प्रशासन दोनों एक दूसरे के स्फीयर में काम करते हैं, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात अब यहाँ पर राजनीति प्रशासन के जो अलगाव को का यहाँ पर समर्थन किया गया था, यहाँ पर उसका विरोध हुआ। और इसी चरण में कहा गया कि अब लोक नीति निर्माण, लोक प्रशासन अब पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक पॉलिसी राजनीति का कार्य है, पॉलिटिकल एजेंसी का, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल वहाँ पे डिफाइन किया जाए। अर्थात वह लोक नीति निर्माण की तरफ उन्मुख हो गया। और इसी स्टेज में कहा गया कि लोक प्रशासन को इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषयी तमाम सब्जेक्ट, तमाम डिसिप्लिन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबसे कुछ न कुछ इस विषय ने क्या किया है, एडाप्ट किया है। इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसी चरण में 1988 में 1988 में सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस होता है। फर्स्ट मिनो बुक कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था नवीन लोक प्रशासन, बताएंगे तीनों मिनो बुक। सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, कहा गया कि अब राज्य या सरकार की भूमिका को कम किया जाए, वही प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, और बाजार की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए, टैक्स पेयर को रिकॉग्नाइज किया जाए, एफिशिएंसी, सरकार के दक्षता और कार्यकुशलता पर बल दिया जाए, वगैरह वगैरह। अर्थात फिर से अब नवीन लोक प्रशासन को का एक सब्जेक्ट के रूप में इसका जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत होता जा रहा है, होता गया। मैंने एक अलग से यहाँ पे डिजाइन किया है या स्टेज बनाया है, 6 स्टेज 1919 to 2000। एक्चुअली में जब एलपीजी आया, मैंने पीछे पढ़ाया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण, या उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण, तो उसका प्रभाव पूरे समाज और लोक प्रशासन पर पड़ना स्वाभाविक था। तो सरकारी नीतियों में परिवर्तन देखने को मिला, और सरकारी नीतियों में जब परिवर्तन आएगा तो लोक प्रशासन का रोल चेंज होगा। विषय के रूप में इसका कहीं न कहीं फिर क्या होगा, महत्व तो बढ़ेगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पर जब उदारीकरण का पहला चरण था 1990 से 2000 तक, जिसमें मैंने आपको ढेर सारे कंसेप्ट बताए थे, गुड गवर्नेंस, आरटीआई, सिटीजन चार्टरशिप, सिविल सोसाइटी, सो इसका प्रभाव इसने लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को और व्यापक किया। और इसे प्रथम जो चरण है, इसमें आर्थिक सुधारों के, तकनीकी या प्रशासनिक सुधारों के टेक्नोलॉजी पर बल दिया गया। कैसे हम प्रशासन सुधार करेंगे, कैसे हम इकोनॉमी में सुधार करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने बताने का प्रयास किया 2001 से आज तक, इसमें सुधारों पर अब बल दिया जा रहा है। इसीलिए इसको मैंने 2 कॉलम में अलग अलग डिफाइन किया है। आज देखिए 7th स्टेज, 7वां चरण 2001 से लेके आज तक आपको वही दिखानी है। न्यू पब्लिक सर्विसेज का कंसेप्ट बताना, नव लोक सेवा, कैसे लोक प्रशासन अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर क्या कर रहा है, जन कल्याण पे बल दे रहा है। नेटवर्किंग मैनेजमेंट, सामुदायिक सेवा के रूप में नेटवर्क बना रहा है। स्मार्ट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, लीन गवर्नमेंट, फ्लैगशिप, जितने कंसेप्ट हैं आप बताएंगे कि इन तमाम जो चेंजेस हो रहे हैं कहाँ, राजनीतिक प्रणाली में, या आप कह सकते हो सोसाइटी पर या अर्थव्यवस्था पर, उन सारे चुनौतियों का सामना करते हुए लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में लगातार क्या है, विस्तारशील है। दैट्स ऑल। तो इस लेक्चर के द्वारा बहुत ही इजी वे में एक हिस्टोरिकल इवेंट्स बताया गया लोक प्रशासन का, कि कैसे 1887 से लेकर आज तक। अच्छा, 2 चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये कैटेगराइज किया है स्टेज का, तो ये मैंने बताया ना 6ठा और 7वें चरण में मैंने जो बेसिक डिफरेंसेस बताया है, यहाँ पर
आर्थिक सुधारों की तकनीकी का निर्माण या तकनीकी पर बल दिया गया, और यहाँ पर तकनीकी का क्रियान्वयन हो रहा है, इसलिए मैंने 2001 से लेकर आज तक लगातार, देखिए आप नए नए टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं प्रशासन में, तो जब प्रशासन में आप कोई नई तकनीक यूज करोगे तो उसका विषय जो होगा वो लगातार क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे 2000 के बाद पूछा जाए तो आप सीधे सीधे यहाँ से आप 1990 इसको बताते हुए आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको एम्फेसिस करना है। डिटेल मैंने सारे कंसेप्ट, चाहे वो न्यू पब्लिक सर्विसेज हो, चाहे नेटवर्किंग मैनेजमेंट हो, चाहे जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको पीछे बताया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो होगा कि निकोलस हेनरी के वर्ड्स में कैसे लोक प्रशासन का विकास हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इशारा कर दूं कि मैंने आपको 7 चरण बताया। निकोलस हेनरी ने पहले 5 प्रतिमान बताया था, लेकिन जितने एडिशन आए, आप देखिए 6 प्रतिमान दिखा रहे हो। तो ये ऐसा विषय है जो लगातार चेंजेज हो रहे हैं। तो इसके लिए एक बार जो बुक्स लिखे गए वो काफ़ी ट्रेडिशनल लिखे गए हैं, तो उसमें आप खुद चेंज कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं, मुझे डियर स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपको मैं चर्चा करूंगा कि निकोलस हेनरी के शब्दों में एक विषय के रूप में कैसे लोक प्रशासन का विकास हुआ। थैंक यू सो मच।